नमस्कार दोस्तों। आज हम स्टार्ट करेंगे नए थिंकर से। नाम है हना आरेंट। हना आरेंट को कवर करने के साथ ही वेस्टर्न पॉलिटिकल थॉट हमारा कवर हो जाएगा। हना आरेंट, इनको कंफ्यूज थिंकर के नाम से भी जाना जाता है। इनका जन्म हुआ था 1906 में, इनकी डेथ हुई 1975 में। हम हना आरेंट की लाइफ के बारे में बात करें। हना आरेंट जर्मन ज्यू थी, हिटलर की कंटेम्प्रेरी थी। जर्मनी में रहकर हना आरेंट के द्वारा एंटी सेमिटिज्म पर जो प्रोपगेंडा फैलाया जा रहा था उस पर रिसर्च की जाती है। एंटी सेमिटिज्म का मतलब होता है ज्यूज के खिलाफ नफरत फैलाना। आपको याद होगा हिटलर ने किस प्रकार से लाखों ज्यूज की हत्या करवा दी थी कॉन्सेंट्रेशन कैंप्स में। सेकेंड वर्ल्ड वार खत्म होने के बाद इस बात का खुलासा हुआ था। तो हना आरेंट जर्मन ज्यू थी। इनको जर्मन यूनिवर्सिटीज़ में पढ़ाने से रोका गया क्योंकि ये ज्यू थी। तो हना आरेंट पॉलिटिकल एक्टिविस्ट बन गई। बाद में इनको अरेस्ट किया गया था सीक्रेट स्टेट पुलिस के द्वारा। और जैसे ही इनको रिहा किया गया, पहले ये फ्रांस गई और फ्रांस से चली गई यूएसए की सिटीजनशिप हासिल कर ली हना आरेंट ने। यूएसए में रहकर हना आरेंट के द्वारा काफ़ी कुछ लिखा गया। सेलिब्रिटी थिंकर बन गई हना आरेंट। काफ़ी सारी यूनिवर्सिटीज़ में जाके लेक्चर्स दिए। इनको काफ़ी कंट्रोवर्शियल थिंकर भी माना जाता है। कुछ लोग हना आरेंट को कोल्ड वार इंटेलेक्चुअल कहते हैं। कोल्ड वार इंटेलेक्चुअल आगे आएगा ऐसा उनको क्यों कहा जाता है। देखो, कंफ्यूज थिंकर हना आरेंट को इसलिए कहा जाता है क्योंकि हमें अगर किसी थिंकर के स्कूल के बारे में पता है, जैसे ग्राम्स्की का हमें स्कूल पता है, वो मार्क्सिज्म स्कूल से संबंध रखती है। हालांकि नियो मार्क्सिस्ट है लेकिन पेरेंट स्कूल जो है वो मार्क्सिज्म है। तो हमें पता लग जाता है कि ग्राम्स्की के विचार किस प्रकार से होंगे। लेकिन हना आरेंट का कोई स्कूल ऑफ थॉट नहीं है। हना आरेंट अपनी थिंकिंग को कहती है मेरी थिंकिंग है थिंकिंग विदाउट बैरियर्स। मैं किसी एक स्कूल ऑफ थॉट से संबंध नहीं रखती हूँ। मेरी जो थिंकिंग है वो किसी एक स्कूल ऑफ थॉट तक लिमिटेड नहीं है। कोई बैरियर नहीं है मेरी थिंकिंग के आगे। इस प्रकार की बातें बोली जाती हैं हना आरेंट के द्वारा। हना आरेंट ये भी कहती हैं मैं किसी और के लिए नहीं लिख रही हूँ, वो अपने लिए ही लिखती हैं। देखो, जब कोई पर्सन अपने लिए ही लिखेगा तो वो अपनी लैंग्वेज में लिखेगा। दूसरों के लिए लिखेगा तो इसे कॉम्प्रिहेंसिव बनाएगा ताकि दूसरों को चीज़ें समझ में आए। लेकिन हना आरेंट कहती है मैं अपने लिए ही लिख रही हूँ, मैं किसी और के लिए नहीं लिख रही हूँ। इसलिए रीडर्स के लिए समझना काफ़ी मुश्किल हो जाता है हना आरेंट ने लिखा क्या कुछ है। नेक्स्ट पॉइंट, हना आरेंट लिखते वक्त नए नए वर्ड्स इजाद करती हैं और मीनिंग भी दे देती हैं उन वर्ड्स को अपनी तरफ से ही। इसलिए भी आम रीडर्स के लिए समझना काफ़ी मुश्किल होता है नया वर्ड जो है उसका मतलब क्या है। नेक्स्ट पॉइंट, हना आरेंट की जो मेथोडोलॉजी है उसका नाम है फिनोमेनोलॉजी। फिनोमेनोलॉजी देखो, लॉजिक पे या फिर ऑब्जर्वेशन पर आधारित नहीं होती। फिनोमेनोलॉजी आधारित होती है फीलिंग पे या फिर एक्सपीरियंस पे। तो ये सारे पॉइंट्स हैं जिनके बेस पे कहा जाता है हना आरेंट एक कंफ्यूज थिंकर हैं। उनके विचारों में काफ़ी इनकन्सिस्टेंसी भी देखने को मिलती है। जैसे शुरुआत में वो थिंकिंग को क्रिटिसाइज़ करती हैं लेकिन बाद में वो थिंकिंग को इम्पोर्टेंस भी देती हैं। तो इनकन्सिस्टेंसी देखने को मिलती है हना आरेंट के विचारों पर। ये कुछ मुख्य काम हैं हना आरेंट के। उन्होंने टोटलिटेरियनिज्म पे लिखा है, ह्यूमन कंडीशंस पे लिखा है जो कि उनका मेन फिलोसफिकल वर्क है। उन्होंने रेवोल्यूशन के ऊपर लिखा है। सबसे लास्ट में है ईच मैन ऑफ जेरूसलम। इसके अलावा देखो हना आरेंट के द्वारा पावर के ऊपर बोला जाता है, मॉडर्निटी के ऊपर भी बोला जाता है। ये सब चीज़ें हम डिस्कस करेंगे एक एक करके। हम स्टार्ट करें टोटलिटेरियनिज्म से, उससे पहले एक इंपॉर्टेंट बात। देखो, ये बात सच है कि हना आरेंट किसी एक स्कूल ऑफ थॉट से संबंध नहीं रखती हैं, लेकिन उनकी जो भी थ्योरीज हैं उन थ्योरीज में एक बेसिक थ्रेड या फिर आप कह सकते हो बेसिक डॉट्स कनेक्ट होते हैं। वो फोकस करती हैं सिविक अफेयर्स में पार्टिसिपेशन पर। सिविक अफेयर्स मतलब कुछ भी हो सकते हैं, सिटीजन्स से जुड़े अफेयर्स, रोड कहाँ पे बनानी है, विकास का क्या मॉडल होना चाहिए, सिटीजन्स को कैसे गवर्न किया जाए, ये सारे सिविक इश्यूज हैं। तो सिविक इश्यूज में जनता के पार्टिसिपेशन पर फोकस करती हैं हना आरेंट। तो हना आरेंट को आप सिविक रिपब्लिकनिज्म, ध्यान से सुनिएगा, हना आरेंट को आप सिविक रिपब्लिकनिज्म स्कूल से रिलेट कर सकते हो या फिर डेलिब्रेटिव डेमोक्रेसी से रिलेट कर सकते हो। और काफ़ी सारे थिंकर्स जैसे एरिस्टोटल ने भी
यही कहा था, याद कीजिए एरिस्टोटल ने कहा था मैन इज ए पॉलिटिकल एनिमल। मैकियावेली ने भी यही कहा था। इवन जेएस मिल्स ने भी पॉलिटिकल प्रोसेस में पार्टिसिपेट करने की बात कही थी, सिविक रिपब्लिकनिज्म की बात की। और याद कीजिए इवन रूसो क्या कहते हैं, रूसो जब पॉपुलर सोवरेनिटी का कंसेप्ट देते हैं तो रूसो कंडीशन रखते हैं जनता जो है वो लॉ मेकिंग प्रोसेसेस में पार्टिसिपेट करेगी तभी पॉपुलर सोवरेनिटी आएगी। तो ये सारे जो सेकुलर्स हैं वो भी सिविक रिपब्लिकनिज्म स्कूल से संबंध रखते हैं। और हन्ना आरेंट की जब हम थ्योरीज पढ़ेंगे तब आपको एक झलक मिलेगी। हन्ना आरेंट बार बार इस बात पर फोकस करती है कि जनता को सिविक अफेयर्स में पार्टिसिपेट जरूर करना चाहिए। उसके पीछे की स्टोरी अभी ही मैं आपको बता देता हूँ। हन्ना आरेंट देखो ज्यू थी। हन्ना आरेंट को ये लगता है जर्मनी में जो ज्यूज थे वो इकोनॉमिक एक्टिविटीज में ज़्यादा बिजी थे, उन्होंने सिविक अफेयर्स में पार्टिसिपेट करना छोड़ दिया। इस वजह से वो अपनी पॉलिटिकल पावर खो बैठे और हिटलर और बाकी जो लीडर्स थे उन्होंने इस सिचुएशन का फायदा उठाया और ज्यूज को बहुत ज़्यादा दबाया गया। तो हन्ना आरेंट को ये बात बिल्कुल अच्छी नहीं लगी कि जर्मनी में ज्यूज बहुत ज़्यादा इकोनॉमिक एक्टिविटीज में बिजी हो गए, पॉलिटिकल प्रोसेसेस में सिविक अफेयर्स में पार्टिसिपेट नहीं कर सके। अगर ज्यूज पार्टिसिपेट करते रहते हैं पॉलिटिकल इश्यूज में, सिविक अफेयर्स में, तो जिस प्रकार की सिचुएशन का सामना करना पड़ा ज्यूज को जर्मनी में, उनको मारा गया बड़ी संख्या में, उनको इस सिचुएशन का सामना नहीं करना पड़ता। तो इसी वजह से हन्ना आरेंट बार बार इस बात पर फोकस करती हैं कि सिविक अफेयर्स में पार्टिसिपेट करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, सिर्फ और सिर्फ इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ में बिजी रहने से काम नहीं चलेगा। अब हम बात करते हैं हन्ना आरेंट की पहली थ्योरी से जो कि है टोटलिटेरियनिज्म। टोटलिटेरियनिज्म का कैसे एनालिसिस किया गया हन्ना आरेंट के द्वारा। उनकी बुक का नाम है ओरिजिन्स ऑफ टोटलिटेरियनिज्म। ये बुक पब्लिश हुई 1951 में, 1951 में। ये बुक देखो बहुत ज़्यादा कंट्रोवर्शियल हो गई क्योंकि स्टालिन के रेजीम को हन्ना आरेंट के द्वारा कहा गया टोटलिटेरियन रेजीम। तो यूएसएसआर समेत यूएसएसआर ग्रुप में जो देश शामिल थे उन्होंने कहा हन्ना आरेंट जो है वो यूएसए की कठपुतली है और कोल्ड वार इंटेलेक्चुअल हैं। याद होगा आपको 1951 में कोल्ड वार चल रहा था यूएसए और यूएसएसआर के बीच। तो विभिन्न जो इंटेलेक्चुअल्स थे वो भी डिवाइडेड थे। कुछ इंटेलेक्चुअल्स यूएसए की तरफदारी कर रहे थे और कुछ इंटेलेक्चुअल्स यूएसएसआर की तरफदारी कर रहे थे। तो यूएसएसआर के रेजीम को घटिया बताया गया हन्ना आरेंट के द्वारा, स्टालिनिज्म को टोटलिटेरियनिज्म बताया गया। तो इस वजह से हन्ना आरेंट को भी कोल्ड वार इंटेलेक्चुअल का दर्जा दिया गया, कहा गया कि आप बाइस्ड हैं। काफ़ी कंट्रोवर्सी क्रिएट हो गई थी इनकी इस बुक को पब्लिश होने के बाद। नेक्स्ट क्वेश्चन ये उठता है किस प्रकार के टोटलिटेरियनिज्म की बात करती है हन्ना आरेंट। हन्ना आरेंट 20वीं शताब्दी के टोटलिटेरियनिज्म की बात करती हैं। फॉर एग्जांपल स्टालिन का रूल था यूएसएसआर में, जर्मनी का रूल था नाजिज्म जर्मनी में। तो इस प्रकार के 20वीं शताब्दी के टोटलिटेरियनिज्म की बात करती हैं हन्ना आरेंट। कंटेक्स्ट क्या है हन्ना आरेंट की टोटलिटेरियनिज्म की थ्योरी का? कंटेक्स्ट देखो ऑलरेडी हम डिस्कस कर चुके हैं। हन्ना आरेंट ज्यू थी और ज्यूज को जर्मनी में बहुत ज़्यादा अत्याचार का सामना करना पड़ा। हन्ना आरेंट भी एक ज्यू थी, तो वो समझने की कोशिश करती हैं टोटलिटेरियनिज्म आखिरकार है क्या, इसका एसेंस क्या है, मतलब क्या है टोटलिटेरियनिज्म का हन्ना आरेंट के अकॉर्डिंग। हन्ना आरेंट कहती हैं कोई ऐसा वर्ड है ही नहीं जो कि टोटलिटेरियनिज्म की एसेंस को व्यक्त कर सके। सिर्फ वो लोग जिन्होंने अत्याचार झेला है टोटलिटेरियनिज्म रेजीम में, जिन्होंने सफ़र किया है टोटलिटेरियन रेजीम में, सिर्फ वो लोग जानते हैं मतलब क्या है टोटलिटेरियनिज्म का। वैसे आपको जानकारी देने के लिए बता दूं कि टोटलिटेरियनिज्म का क्या मतलब होता है। आमतौर पे देखो डेफिनेशन यही दी जाती है टोटलिटेरियनिज्म की, एक ऐसी गवर्नमेंट जो पूरा कंट्रोल इस्टेब्लिश करके रखना चाहती है सोसाइटी के ऊपर, ना सिर्फ पब्लिक लाइफ पर बल्कि प्राइवेट लाइफ पर भी। तो ये मतलब है टोटलिटेरियनिज्म का। हन्ना आरेंट कहती हैं 20वीं शताब्दी का जो टोटलिटेरियनिज्म है, फॉर एग्जांपल स्टालिनिज्म या फिर नाजिज्म, इन जैसा कोई एग्जाम्पल नहीं है इतिहास में। मतलब इतिहास में ऐसा कोई एग्जाम्पल नहीं है जिनको कंपेयर किया जा सके 20वीं शताब्दी के नाजिज्म से और 20वीं शताब्दी के स्टालिनिज्म से। हन्ना आरेंट के हिसाब से 20वीं शताब्दी का जो टोटलिटेरियनिज्म है, फॉर एग्जांपल हन्ना आरेंट के हिसाब से नाजिज्म जर्मनी में और स्टालिनिज्म यूएसएसआर में,
इन रजीम के द्वारा अभूतपूर्व वायलेंस यानी अहिंसा का इस्तेमाल किया गया। हन्ना आरेंट के हिसाब से 20वीं शताब्दी से पहले भी कई टोटलिटेरियन रूल आए, लेकिन वो अलग थे। उन रूल्स में क्या हुआ करता था, वायलेंस का सहारा लिया जाता था रजीम के द्वारा अपने पर्पजेस को सर्व करने के लिए, यानी वायलेंस सिर्फ एक मीन था एंड को सर्व करने के लिए। लेकिन 20वीं शताब्दी के नाजिज्म में और स्टालिनिज्म में खास बात यह रही कि इन रजीम्स में वायलेंस एंड ही है, मतलब वायलेंस किसी पर्पज को सर्व करने के लिए नहीं किया जा रहा है रजीम के द्वारा, बस वायलेंस किया जा रहा है। आप बताइए, हिटलर ने ऑलमोस्ट 60 लाख ज्यूज की हत्या की, 60 लाख ज्यूज को मरवाया कॉन्सेंट्रेशन कैंप्स में। क्या पर्पस था? एज सच कुछ बड़ा ऑब्जेक्टिव नहीं था ना कि इनको मार के पावर हथिया लूंगा, पावर तो ऑलरेडी हिटलर के पास थी। तो ये डिफरेंस है पहले के जो टोटलिटेरियन रजीम थे और 20वीं शताब्दी के जो टोटलिटेरियन रजीम थे। पहले के रजीम में वायलेंस किया जाता था थोड़ा बहुत बड़े पर्पस को सर्व करने के लिए, जैसे रजीम के द्वारा अपोजिशन लीडर्स को मरवा दिया जाता था। ये सब कुछ एक मीन होता था, माध्यम होता था बड़े पर्पस को सर्व करने के लिए, बड़े एंड को सर्व करने के लिए, यानी पावर पर कब्जा करके रखना। लेकिन 20वीं शताब्दी में जो कुछ देखने को मिला नाजिज्म में और स्टालिनिज्म में, वायलेंस को किया गया वायलेंस को करने के लिए। वायलेंस वाज एंड इन इटसेल्फ, ना कि मीन किसी बड़े पर्पस को सर्व करने के लिए। आगे हन्ना आरेंट ये बोलती हैं, टेरर और आइडियोलॉजी ये दो चीजें टूल हैं टोटलिटेरियनिज्म के, यानी इन दोनों चीजों का इस्तेमाल किया जाता है टोटलिटेरियनिज्म के द्वारा। आइडियोलॉजी का मतलब यहां पर भ्रांतियां फैलाना, फिक्शन क्रिएट करना, प्रोपगेंडा फैलाना। जैसे हिटलर के द्वारा काफ़ी भ्रांतियां फैलाई गई थी, सुपरमैन का कंसेप्ट दिया गया था। ये सारी चीज़ें हम तब पढ़ेंगे हिटलर के द्वारा क्या कुछ किया गया, जब फासिज्म आइडियोलॉजी को हम पढ़ेंगे। ऑलमोस्ट 10 एक दिन बाद फासिज्म आइडियोलॉजी को हम पढ़ेंगे, तब हम देखेंगे हिटलर ने कैसे प्रोपगेंडा फैलाया, हिटलर ने क्या बोला, आर्यन रेस प्योर रेस है, आर्यन रेस एक सुपीरियर रेस है। ये सब हिटलर के द्वारा देखो इसलिए किया गया, मतलब ये प्रोपगेंडा हिटलर के द्वारा इसलिए फैलाया गया, हिटलर मास सपोर्ट हासिल करना चाहते थे। तो जैसा काफ़ी बार इंडिया में भी देखने को मिलता है, एक वर्ग को आप बहुत ज़्यादा सपोर्ट करो, दूसरे वर्ग के खिलाफ नफरत फैलाओ। तो हिटलर यही कर रहे थे, ज्यूज के खिलाफ नफरत फैला के मास सपोर्ट हासिल करना चाहते थे हिटलर, और इसी के लिए इस प्रकार की भ्रांतियां पैदा की गई, नई नई थ्योरीज क्रिएट की गई। अपने एक्शंस को जस्टिफाई करने के लिए हिटलर ये प्रोपगेंडा फैलाते थे, ये थ्योरीज क्रिएट करते थे। आगे हन्ना आरेंट ये बोलती हैं, वैसे देखो नाजिज्म के अंडर ज्यूज पे जो अत्याचार हुए वो काफ़ी सिस्टमेटिक ढंग से और काफ़ी ब्यूरोक्रेटाइज्ड वे में हुए, लेकिन इसके अलावा कोई सेंस नहीं बन रही थी। सिर्फ एक बेकार की आइडियोलॉजी बना दी गई हिटलर के द्वारा, और उस आइडियोलॉजी पर चलने के लिए ही अत्याचार किया जा रहा है ज्यूज के ऊपर। मतलब लाखों लोगों को मारा जा रहा है सिर्फ आइडियोलॉजी के ऊपर चलने के लिए। सोच के देखो क्या सेंस बनती हैं इस प्रकार की बातें। सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट, जो सबसे फिट होगा वो सर्वाइव करेगा। अगर ये सब चीजें होंगी तो फिर ह्यूमन विल का क्या स्कोप है, मानव की इच्छा का क्या मतलब रह जाता है, क्या स्कोप है। इवन हन्ना आरेंट टोटलिटेरियनिज्म को मॉडर्निटी से भी लिंक करती हैं। हन्ना आरेंट आलोचक हैं मॉडर्निटी की। मॉडर्निटी का मतलब है मॉडर्न वे ऑफ थिंकिंग, मॉडर्न वे ऑफ वर्किंग, यानी आधुनिकता। हन्ना आरेंट का कहना है मॉडर्निटी की वजह से, यानी आधुनिकता की वजह से सिचुएशन ऐसी आ गई है कि लोग इकोनॉमिक स्फीयर ऑफ लाइफ पे ज़्यादा फोकस करने लगे हैं, यानी इकोनॉमिक स्फीयर ऑफ लाइफ को ज़्यादा महत्वपूर्ण मानते हैं, इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ में ज़्यादा संलिप्त होते हैं। लेकिन पॉलिटिकल स्फीयर ऑफ लाइफ को ज़्यादा महत्वपूर्ण नहीं मानते लोग मॉडर्निटी की वजह से, आधुनिकता की वजह से। अगर लोग देखो पॉलिटिकल एक्टिविटीज़ में इंटरेस्ट नहीं लेंगे, पार्टिसिपेट नहीं करेंगे, तो हमेशा रिस्क रहता है ऐसी सिचुएशन में टोटलिटेरियन रेजीम आ सकता है, यानी टोटलिटेरियनिज्म इस्टाब्लिश हो सकता है। इसी वजह से हन्ना आरेंट मॉडर्निटी को क्रिटिसाइज करती हैं। ये एक ऐसा युग है जहाँ पर लोग ज़्यादा इंटरेस्टेड हैं इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ में, ना कि पॉलिटिकल एक्टिविटीज़ में। मॉडर्निटी को नाम दिया गया हन्ना आरेंट के द्वारा लॉस ऑफ द वर्ल्ड। यहाँ पर कुछ टर्म्स का इस्तेमाल किया जाता है हन्ना आरेंट के द्वारा, जैसे देखो एनिमल लेबोरन, और ये दूसरा वर्ड है जून पॉलिटिकोन। काफ़ी जगह पॉलिटिकोन में सी की जगह के भी होता है।
एनिमल लेबोरन का मतलब है मैन एज लेबर, और जून पॉलिटिकॉन का मतलब है मैन एज पॉलिटिकल एनिमल। तो हैना अरेंट के हिसाब से मॉडर्निटी की वजह से हुआ क्या है, एनिमल लेबोरन की जीत हुई है जून पॉलिटिकॉन के ऊपर, यानी मैन एज लेबर की जीत हुई है मैन एज पॉलिटिकल एनिमल के ऊपर। इन वर्ड्स को आप जरूर याद रखिएगा जब यूपीएससी पूछेगी हैना अरेंट का टोटलिटेरियनिज्म का कंसेप्ट क्या है, तो ये वर्ड्स आप आंसर में जरूर लिखिएगा। आगे देखो, हैना अरेंट के द्वारा ये भी बोला जाता है मॉडर्निटी की वजह से पब्लिक ओपिनियन को मैनेज किया जा रहा है, मैनिपुलेट किया जा रहा है, और होमोजेनिटी देखने को मिल रही है। होमोजेनिटी का मतलब होता है एक रूपता। अगर देखो किसी देश में बहुत सारे कास्ट, बहुत सारे रेस, बहुत सारे लैंग्वेज बोलने वाले लोग एक साथ मिलजुल के रहते हैं, टॉलरेशन है, तो इसका मतलब उस देश में प्लूरलिटी है। लेकिन अगर किसी देश में एक ही रेस, एक ही लैंग्वेज, एक ही धर्म के लोगों को प्रायोरिटी दी जाती है, बाकी लोगों को फोर्स किया जाता है, उनसे जबरन बात मनवाई जाती है, तो इसका मतलब वहाँ पर होमोजेनिटी है, प्लूरलिटी नहीं है। हैना अरेंट कहती है मॉडर्निटी की वजह से होमोजेनिटी पर आजकल ज़्यादा फोकस हो रहा है और प्लूरलिटी पर फोकस नहीं हो रहा है, यानी होमोजेनिटी ने प्लूरलिटी को रिप्लेस कर दिया है, कन्फॉर्मेशन ने फ्रीडम को रिप्लेस कर दिया है। कन्फॉर्मेशन मतलब मैं कोई बात बोलता हूँ और दूसरे पर दबाव डालता हूँ कि आपको मेरी बात माननी ही होगी, मतलब मैं हथकंडे अपनाता हूँ ताकि दूसरा पर्सन मेरी बात को माने, ये चीज़ हुई कन्फॉर्मेशन। लेकिन पहले क्या हुआ करता था, मॉडर्निटी से पहले हैना अरेंट के अनुसार फ्रीडम पे ज़्यादा फोकस होता था। हर एक के अलग अलग विचार हैं, हर एक का अलग अलग पहनावा है, अलग अलग बोली है, और सबका एक दूसरे के प्रति रिस्पेक्ट है। हैना अरेंट ये भी कहती है मॉडर्निटी की वजह से ह्यूमन सोलिडरिटी डाइल्यूट हुई है। ह्यूमन सोलिडरिटी मतलब मानव एकजुटता, मतलब मानव से जो रिश्ता होता है। अब देखो अफ्रीका में एक बड़ा वर्ग ऐसा है जो गरीब है, काफ़ी गरीब है। इवन अफ्रीका के छोटे छोटे बच्चों की पिक्चर्स भी आपने देखी होगी, माल न्यूट्रिशन का शिकार, बिल्कुल पतले से। उनको देख के कुछ होता है, मतलब आपको भी होता होगा, मुझे भी होता है, बहुत से लोगों को होता है। हमारा उनसे कोई रिश्ता नहीं है, फिर भी इंसान का इंसान से रिश्ता है कि उनको 2 वक्त की रोटी भी नहीं मिल पा रही है, वो इतने सिकुड़ चुके हैं, उनकी हड्डियां तक सूख चुकी हैं। तो ये चीज़ है ह्यूमन सॉलिडरिटी। लेकिन हैना अरेंट कहती हैं आधुनिकता की वजह से, यानी मॉडर्निटी की वजह से ह्यूमन सॉलिडरिटी काफ़ी कमज़ोर हुई है। इसके बाद हैना अरेंट के द्वारा ये बोला जाता है मॉडर्निटी के बारे में, आधुनिकता की वजह से बहुत सारी मोरल और पॉलिटिकल जो थ्योरीज हैं वो मीनिंगलेस हो गई हैं। ऐसी सिचुएशन में टोटलिटेरियनिज्म इमर्ज होता है। हैना अरेंट ये भी बोलती है मॉडर्निटी ने यूरोप की परंपराओं को, यूरोप के इतिहास को इग्नोर कर दिया है, चकनाचूर कर दिया है। अब देखो पुरानी वैल्यूज़ पे आप फोकस कर नहीं रहे हो, पुरानी परंपराओं पे आप फोकस कर नहीं रहे हो, तो मजबूरी में आपको नई वैल्यूज़ पे फोकस करना होगा, नई वैल्यूज़ को ढूंढना होगा, तो इससे प्रॉब्लम क्रिएट हो जाती है। नेक्स्ट पॉइंट हैना अरेंट के द्वारा ये दिया जाता है, देखो जो तानाशाही जिन स्टेट्स में होती है, ऑटोक्रेटिक रूल या फिर टायरनी मतलब तानाशाही, उन देशों में आपके एक्शंस को कंट्रोल किया जाता है, आपको बोलने से रोका जाता है, यानी फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन का अधिकार नहीं होता। लेकिन जहां पर टोटलिटेरियन रेजिम होता है वहां पे तो आपकी पूरी बॉडी को कंट्रोल किया जाता है, आपकी चेतना को कंट्रोल किया जाता है, यानी आपकी कंसाइंस को कंट्रोल किया जाता है। ये लाइन आप जरूर लिखिएगा। फिर से बोलता हूं, देखो जो तानाशाही जिन देशों में होती है वहां पे तो आपके एक्शन पे प्रतिबंध लगाया जाता है, आपके बोलने की आज़ादी को कंट्रोल किया जाता है। लेकिन जहां पर टोटलिटेरियन रेजिम होता है वहां पर आपकी पूरी बॉडी पर कंट्रोल इस्टेब्लिश किया जाता है, आपकी कंसाइंस को भी कंट्रोल किया जाता है। टोटलिटेरियनिज्म में क्या होता है, क्लास पॉलिटिक्स पूरी तरह से खत्म हो जाती है। मार्क्स देखो जैसे क्लासेस की बात बोलते हैं, 2 क्लासेस हैं, एक हैव नोट्स, यानी एक प्रोलेटेरिएट क्लास, एक वर्कर क्लास। लेकिन हैना अरेंट कहती है टोटलिटेरियनिज्म में क्लास पॉलिटिक्स के लिए कुछ स्कोप बचता ही नहीं। टोटलिटेरियनिज्म में होता है सिर्फ मास पॉलिटिक्स। मास पॉलिटिक्स की थ्योरी को डिस्कस करने से पहले मैं आपको एग्जांपल देता हूं मास पॉलिटिक्स का। देखो फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के बाद सिचुएशन काफ़ी ज़्यादा ख़राब थी जर्मनी में, चूंकि देखो जर्मनी युद्ध हार गया था फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में,
काफ़ी ह्यूमिलिएशन का सामना करना पड़ा था जब ट्रीटी हुई थी फर्स्ट वर्ल्ड वार के समाप्त होने के बाद। और आपको याद होगा 1929 के आसपास इकोनॉमिक क्राइसिस भी आए थे पूरे वर्ल्ड में, तो जर्मनी के लोगों को भी बहुत ज़्यादा डिफिकल्टीज का सामना करना पड़ा। अब देखो ऐसी सिचुएशन में जहां पर लोग सोशल और इकोनॉमिक अपहेवल का शिकार हुए हैं, इकोनॉमिक अपहेवल मतलब इकोनॉमिक उथल पुथल मतलब इकोनॉमिक क्राइसिस, और सोशल अपहेवल मतलब डिफीट जो हुई थी फर्स्ट वर्ल्ड वार में जर्मनी की और ह्यूमिलिएशन का सामना करना पड़ा था। तो ऐसी सिचुएशन में लोग आइसोलेटेड महसूस करते हैं, रियलिटी से परे महसूस करते हैं, लोगों को यह लगता है हमारी कोई कीमत ही नहीं है। तो ऐसी सिचुएशन में कुछ लीडर्स के द्वारा लोगों की भावनाओं को मैनिपुलेट किया जाता है। हिटलर ने यह किया था। हिटलर ने ऐसी सिचुएशन का फायदा उठाया। हिटलर ने कहा जर्मनी की खोई इज्जत मैं फिर से वापस दिलवा दूंगा। जर्मनी ने उनको कहा कि आप तो सुपीरियर रेस हो, ज्यूज की जो रेस है वो घटिया रेस है, आप सुपीरियर रेस हो। तो हिटलर ने ऐसी ऐसी बातें बोली उस समय में, लोगों को जीने का एक रीजन दिया। लोग भी हिटलर के झांसे में आ गए। हिटलर का जो प्रोपेगेंडा था उसके झांसे में लोग आ गए थे। हिटलर ने क्या किया, एक वर्ग को अपीज किया, यानी मेजोरिटी लोगों को अपीज किया, और ज्यूज जो कि माइनॉरिटी थे उनको बलि का बकरा बनाया, उनको सॉफ्ट टारगेट बनाया। यह सब हिटलर के द्वारा किया गया पावर को डेवलप करने के लिए। तो ये हमने एग्जाम्पल जाना। अब हम डिटेल से जानेंगे मास पॉलिटिक्स क्या है, क्योंकि इसके बारे में अलग से यूपीएससी पूछ सकती है क्वेश्चन, मास पॉलिटिक्स है क्या। एग्जाम्पल डिस्कस कर लिया, अब थ्योरी डिस्कस करते हैं। अब ध्यान से सुनिएगा, मास पॉलिटिक्स क्या है हन्ना अरेंट के हिसाब से। हन्ना अरेंट कहती है मासिस देखो सुपरफ्लुअस एंटिटीज हैं। सुपरफ्लुअस एंटिटीज का मतलब एक प्रकार से समझने के लिए फालतू के लोग हैं, ऐसा बोला जाता है मासिस के बारे में हन्ना अरेंट के द्वारा। हन्ना अरेंट कहती है मॉडर्निटी के बाद मास सोसाइटी का इमरजेंस हुआ है, यानी जैसे जैसे आधुनिकता आई है मास सोसाइटी उभर के आई है। वो लोग जो इकोनॉमिक या फिर सोशल अपहेवल के शिकार हैं, मतलब इकोनॉमिक लैडर में ऊपर नहीं बढ़ सके, या फिर सोसाइटी में जिनका स्टेटस काफ़ी नीचे है, वो अपने आप को आइसोलेटेड महसूस करते हैं, रियलिटी से बिल्कुल अलग थलग महसूस करते हैं। एक प्रकार से उनको अपनी कुछ कीमत ही नहीं लगती, यूं लगता है कि हमारी कोई कीमत ही नहीं है, उनके पास पैसे नहीं है, उनका सोसाइटी में स्टेटस काफ़ी लो है। ऐसे लोगों को मासिस कहा जाता है हन्ना अरेंट के द्वारा। हन्ना अरेंट आगे बहुत इंपॉर्टेंट बात बोलती हैं, ध्यान से सुनिएगा। देखो ऐसे लोग जो अपने आप को इंफीरियर मानते हैं, अगर कोई ऑर्गेनाइजेशन या फिर कोई लीडर उनको सेल्फ रिस्पेक्ट देता है, अगर कोई लीडर या फिर कोई ऑर्गेनाइजेशन ऐसे लोगों को जीने का यानी एग्जिस्टेंस का रीजन देता है, अगर कोई ऑर्गेनाइजेशन या फिर लीडर ऐसे लोगों को एहसास दिलाता है कि तुम्हारी भी कीमत है, तो ऐसा करके वो ऑर्गेनाइजेशन या फिर लीडर लोगों को मैनिपुलेट कर सकता है, उनसे कुछ भी करवा सकता है। कहने का एसेंस यहाँ पर यह है, फासिस्ट लीडर्स के द्वारा लोगों की यानी मासिस की वीकनेस को मैनिपुलेट किया गया, प्रोपेगेंडा फैलाया गया मिथ ऑफ सुपीरियर रेस का। इस प्रोपेगेंडा से हुआ क्या, वो लोग पहले जिनको ये लगता था हाँ, समाज में हमारी कोई कीमत नहीं है, जो अलग थलग महसूस करते थे, इस थ्योरी की सहायता से हिटलर ने उनको कहा या फिर फासिस्ट लीडर्स ने उनको कहा देखो आप तो सुपीरियर रेस हो। अगर देखो किसी को बोला जाता है कि आप सुपीरियर रेस हो, तो ये भी तो बताना पड़ेगा ना आप सुपीरियर रेस किससे हो। तो इसके लिए ज्यूज के खिलाफ नफरत फैलाई गई ताकि दूसरों को सुपीरियर रेस बताया जा सके, यानी एक वर्ग के खिलाफ नफरत फैलाई गई और दूसरों को सुपीरियर बताया गया। ये सब इसलिए किया गया सिर्फ और सिर्फ मास सपोर्ट के लिए, यानी इसीलिए कहा जाता है फासिज्म इज प्रोडक्ट ऑफ इमरजेंस ऑफ मासिस सोसाइटी, यानी मास सोसाइटी जब इमर्ज होके आई तो उसका प्रोडक्ट एक ये भी निकला कि फासिज्म भी इमर्ज होके आया। टोटलिटेरियन रेजिम्स में क्या होता है, मेजोरिटी को तो देखो अपीज किया जाता है, यानी जिस वर्ग की पॉपुलेशन ज़्यादा है उसे तो अपीज किया जाएगा, लेकिन जो माइनॉरिटी पॉपुलेशन है उसको बलि का बकरा बनाया जाता है क्योंकि वो सॉफ्ट टारगेट होते हैं, उनकी पॉपुलेशन कम होती है। यही देखने को मिला जर्मनी में। हन्ना अरेंट कई सारे कंसेप्ट्स को आपस में लिंक करती हैं, जैसे रेसिज्म, इंपीरियलिज्म, मॉडर्निटी। हन्ना अरेंट टोटलिटेरियन पार्टीज के स्ट्रक्चर के बारे में ये बोलती हैं कि देखो पॉलिटिकल टोटलिटेरियन पार्टीज का स्ट्रक्चर इस प्रकार से होता है, प्याज की तरह, ऑनियन की तरह। बिल्कुल कोर में आपको मिलेंगे एलिट्स और बाहरी जो लेयर है वहां आपको मिलेंगे सुपरफ्लुअस मासिस।
तो मल्टी लेयर्ड इंस्टीट्यूशंस हैं टोटलिटेरियन पार्टीज का स्ट्रक्चर हना आरेंट के हिसाब से। तो ये हमने पूरा कंसेप्ट समझा टोटलिटेरियनिज्म का हना आरेंट के अकॉर्डिंग। ये कंसेप्ट काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। हना आरेंट की नेक्स्ट थ्योरी डिस्कस करेंगे, कंसेप्ट ऑफ पावर एंड पॉलिटिकल। आपको याद होगा कल हमने डिस्कस किया था फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के बाद ज्यूज़ काफ़ी ज़्यादा बिजी थे इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ में जर्मनी में, और पॉलिटिकल एक्टिविटीज़ में उन्होंने पार्टिसिपेट नहीं किया। इसकी वजह से जर्मनी में टोटलिटेरियनिज्म आ गया, यानी नाजिज्म आ गया। इसी वजह से हना आरेंट पॉलिटिकल स्फीयर में एक्टिव पार्टिसिपेशन की बात करती हैं और ये मानती हैं अगर पॉलिटिकल एक्टिविटीज़ में सिटीजन्स एक्टिवली पार्टिसिपेट करेंगे तो टोटलिटेरियनिज्म नहीं आएगा। हना आरेंट का एक मेजर फिलोसफिकल वर्क है जो हमने कल भी डिस्कस किया था, ह्यूमन कंडीशंस। यहाँ पर नीचे देखो, ह्यूमन कंडीशंस मेजर फिलोसफिकल वर्क है हना आरेंट का। इस वर्क में हना आरेंट के द्वारा थ्योरी ऑफ एक्शन डिस्कस की गई है, यानी ह्यूमन कंडीशंस बुक में हना आरेंट के द्वारा थ्योरी ऑफ एक्शन डिस्कस की गई है। थ्योरी ऑफ एक्शन से हम समझ सकते हैं हना आरेंट ने क्या बोला पावर के बारे में और क्या बोला पॉलिटिकल के बारे में। तो आइए हम समझते हैं हना आरेंट की थ्योरी ऑफ एक्शन और उसके बाद हम समझेंगे पावर के बारे में और पॉलिटिकल के बारे में हना आरेंट के द्वारा क्या बोला गया। देखो, हना आरेंट की जो थ्योरी ऑफ एक्शन है, इस थ्योरी पर एरिस्टोटल के आइडियाज़ की झलक देखने को मिलती है। एरिस्टोटल ह्यूमन एक्शंस को 3 टाइप्स में डिवाइड करते हैं। सबसे पहले थ्योरिया का मतलब है नॉलेज सीकिंग एक्शन। एरिस्टोटल के हिसाब से मेटाफिजिक्स, नेचुरल फिलोसफी, मैथमेटिक्स, इन सब चीज़ों के बारे में नॉलेज एकत्रित करने के लिए जो एक्शन है वो है थ्योरिया। उसके बाद पोइसिस के बारे में एरिस्टोटल कहते हैं ये एक इकोनॉमिक एक्शन है या फिर प्रोडक्शन रिलेटेड एक्शन है। एग्जाम्पल्स रिटोरिक, आर्ट, ये सब एग्जाम्पल्स हैं पोइसिस के। सबसे लास्ट में है प्रैक्सिस मतलब पार्टिसिपेशन इन पॉलिटिक्स या फिर एथिक्स। तो इस प्रकार से एरिस्टोटल के द्वारा एक्शंस को 3 टाइप्स में डिवाइड किया गया है। थ्योरिया मतलब मेटाफिजिक्स, मैथमेटिक्स, इन सब चीज़ों के बारे में नॉलेज एकत्रित करने के लिए एक्शन, पोइसिस, आर्ट, रिटोरिक, और सबसे लास्ट में प्रैक्सिस, पार्टिसिपेशन इन पॉलिटिक्स या फिर एथिक्स। अब देखो, हना आरेंट भी एरिस्टोटल के विचारों से प्रभावित हैं एक्शंस के संदर्भ में। हना आरेंट एक्शन और फैब्रिकेशन के बीच डिफरेंस क्रिएट करती हैं। हना आरेंट कहती हैं ह्यूमन एक्शंस को 2 कैटेगरीज में डिवाइड किया जा सकता है। ध्यान दीजिएगा, एरिस्टोटल ने ह्यूमन एक्शंस को 3 कैटेगरीज में डिवाइड किया था। हना आरेंट, जो कि एरिस्टोटल के विचारों से प्रभावित हैं, ह्यूमन एक्शंस को 2 पार्ट्स में डिवाइड करती हैं, 2 कैटेगरीज में डिवाइड करती हैं। पहली कैटेगरी है वीटा एक्टिव यानी एक्शन, दूसरी कैटेगरी है वीटा कॉन्टेम्पलेटिव यानी थिंकिंग। हना आरेंट कहती हैं वीटा एक्टिव यानी एक्शन जो है वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है थिंकिंग से। हना आरेंट के हिसाब से थिंकिंग उतनी ज़्यादा मैटर नहीं करती, इंसान का सोचना उतना ज़्यादा मैटर नहीं करता जितना कि एक्शन मैटर करता है। याद कीजिए, मार्क्स ने भी यही कहा था। मार्क्स ने क्या कहा था, प्रोडक्शन जरूरी है या फिर थिंकिंग, कौन सी चीज़ पहले आई, थिंकिंग या फिर प्रोडक्शन। तो मार्क्स ने थ्योरी की थी, रिवाइज कीजिए। सबसे पहले तो इंसान को सोचने के लिए खाने की जरूरत है, खाने के लिए प्रोडक्शन की जरूरत है, तो प्रोडक्शन पे ज़्यादा फोकस किया गया था मार्क्स के द्वारा एज कंपेरिजन टू थिंकिंग। तो उसी प्रकार से हना आरेंट भी थिंकिंग को नज़रअंदाज करती हैं और एक्शन पर ज़्यादा फोकस करती हैं। नेक्स्ट देखो, वीटा एक्टिव को भी हना आरेंट के द्वारा 3 कैटेगरीज में डिवाइड किया जाता है। सबसे पहली कैटेगरी या फिर टाइप है लेबर, दूसरी वर्क और तीसरी एक्शन। लेबर देखो, जो काम इंसान करता है अपनी भूख को शांत करने के लिए, अपनी ज़रूरतों यानी आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए, वो ह्यूमन एक्टिविटीज़ कहलाती हैं लेबर। इवन थोड़ा बहुत कंफर्ट हासिल करने के लिए इंसान जो काम करता है वो ह्यूमन एक्टिविटी भी कहलाती है लेबर। हना आरेंट कहती हैं इस ह्यूमन एक्टिविटी में यानी लेबर में कोई फ्रीडम नहीं है, क्योंकि देखो इवन एनिमल भी लेबर करते हैं सर्वाइवल के लिए, तो इसमें क्या फ्रीडम है। दूसरा वर्क, इस ह्यूमन एक्टिविटी में पार्शियल फ्रीडम है, थोड़ी बहुत फ्रीडम है। फॉर एग्जांपल आर्टिस्ट पेंटिंग बनाता है तो पार्शियल फ्रीडम है इसमें। ड्यूरेबल गुड्स
जब इंसान के द्वारा बनाए जाते हैं, यानी वो गुड्स जब इंसान के द्वारा बनाए जाते हैं जो लंबे समय तक सस्टेन रहते हैं, वो काम कहलाता है, वो ह्यूमन एक्टिविटी कहलाती है वर्क। इससे सिविलाइजेशन में एड ऑन होता है, यानी कोलेक्टिव ह्यूमन वर्ल्ड इवोल्व होता है वर्क ह्यूमन एक्टिविटी की वजह से। तो लेबर और वर्क दोनों ह्यूमन एक्टिविटीज़ को हम कंपेयर करें तो हना आरेंट के हिसाब से वर्क जो है वो कंपैरेटिवली हायर लेवल की ह्यूमन एक्टिविटी है, क्योंकि इसमें पार्शियल फ्रीडम है, लेबर में बिल्कुल भी फ्रीडम नहीं है। तीसरा, एक्शन। हना आरेंट के हिसाब से ये असल मायने में एक्शन है, यानी हाईएस्ट लेवल की ह्यूमन एक्टिविटी है। एक्शन मतलब हना आरेंट के हिसाब से जब इक्वल मैन एक मंच पर आते हैं, आपस में विभिन्न इश्यूज पर बात करते हैं, उनके पास फ्रीडम होती है बोलने की, उनके पास फ्रीडम होती है सोचने की, अपने यूनिकनेस को शो करने की, अपने टैलेंट को शो करने की, स्किल को शो करने की। जब इक्वल ह्यूमन बींग्स आपस में एंगेज करते हैं तो लाइफ के बारे में इंटरप्रिटेशन होती है, पॉलिटिक्स में एंगेजमेंट होता है, सिविक अफेयर्स में पार्टिसिपेशन होता है। तो एक्शन कैटेगरी की जो ह्यूमन एक्टिविटी है, हाईएस्ट लेवल की एक्टिविटी है हना आरेंट के हिसाब से। लोएस्ट लेवल की ह्यूमन एक्टिविटी है लेबर और हायर लेवल की ह्यूमन एक्टिविटी है वर्क। इससे सिविलाइजेशन में एड ऑन होता है, कलेक्टिव ह्यूमन वर्ल्ड क्रिएट होता है। यहाँ पे देखो हना आरेंट बोलती भी है सिविक अफेयर्स के लिए पॉलिटिक्स में पार्टिसिपेट करना ये एक ट्रू ह्यूमन एक्शन है। अब देखो ये एक्शन सिर्फ ह्यूमन बींग्स के द्वारा ही परफॉर्म किया जा सकता है, एनिमल्स के द्वारा नहीं परफॉर्म किया जा सकता, क्योंकि मैन इज जून पॉलिटिकोन। याद कीजिए क्या मतलब था जून पॉलिटिकोन का, यानी मैन इज ए पॉलिटिकल एनिमल, और एनिमल लेबरन का क्या मतलब था, मैन इज लेबर एनिमल। ये एक्शन जो है वो डिफरेंशियल स्पेसिफिका है, डिफरेंस स्पेसिफिका है, यानी एक्शन अलग करता है ह्यूमन बींग्स को बाकी एनिमल्स से। आप बताइए क्या एनिमल्स आपस में एक दूसरे से एंगेज कर सकते हैं? क्या वो एक साथ सिविक अफेयर्स में पार्टिसिपेट कर सकते हैं? नहीं कर सकते हैं। तो ये एक्शन एक ऐसी चीज़ है, ऐसी ह्यूमन एक्टिविटी है जो ह्यूमन बींग्स को अलग करती है एनिमल्स से। हना आरेंट के कहने का मतलब ये था कि लोग देखो इतना ज़्यादा बिजी हैं दो ह्यूमन एक्टिविटीज़ में, लेबर में और वर्क में, यानी अपनी आवश्यकताओं को पूरा करने में लगे हुए हैं ह्यूमन बींग्स। या फिर कुछ ह्यूमन बींग्स ऐसे हैं जो आर्ट में लगे हुए हैं, यानी ड्यूरेबल गुड्स का प्रोडक्शन कर रहे हैं, लेकिन वो इस बात को भूल गए हैं कि उन्हें स्टेबल ह्यूमन वर्ल्ड को क्रिएट करना है। और स्टेबल ह्यूमन वर्ल्ड इन दो ह्यूमन एक्टिविटी से नहीं क्रिएट होगा, एक्शन से क्रिएट होगा। जब इक्वल ह्यूमन बींग्स आपस में एंगेज होंगे, पार्टिसिपेट करेंगे मिलके पॉलिटिक्स में, सिविक अफेयर्स के लिए, तब जाके स्टेबल ह्यूमन वर्ल्ड क्रिएट होगा। अब देखो आगे हना आरेंट के द्वारा कहा जाता है एक्शन के दो कंपोनेंट्स हैं। पहला कंपोनेंट एक्शन का है फ्रीडम, और दूसरा कंपोनेंट एक्शन का है हना आरेंट के हिसाब से प्लूरलिटी। नेक्स्ट क्वेश्चन ये उठता है फ्रीडम का मतलब है क्या हना आरेंट के हिसाब से? हना आरेंट कहती है फ्रीडम का मतलब है कैपेसिटी टू डू समथिंग न्यू, यानी कुछ नया करने की क्षमता। उनके द्वारा नाम दिया जाता है इस चीज़ को नेटैलिटी, यानी कंसेप्ट ऑफ नेटैलिटी। कैपेसिटी टू डू समथिंग न्यू, कुछ नया करने की कैपेबिलिटी, कैपेसिटी। हना आरेंट कहती हैं हर एक चीज़ के जन्म के साथ संभावना है एक नई शुरुआत की, इसलिए लोगों की आवाज़ को नहीं दबाना चाहिए, लोगों के पास पूरा पूरा अधिकार होना चाहिए, फ्रीडम होनी चाहिए, आज़ादी होनी चाहिए अपने आप को एक्सप्रेस करने की, अपने विचार व्यक्त करने की। चलो ये तो हमने जान लिया हना आरेंट के हिसाब से एक्शन के पहले कंपोनेंट का क्या मतलब है। समझ रहे हो ना आप? एक्शन के दो कंपोनेंट्स थे, पहला कंपोनेंट था फ्रीडम, फ्रीडम का मतलब हमने जान लिया, कैपेसिटी टू डू समथिंग न्यू। प्लूरलिटी का क्या मतलब है? अब इस कंपोनेंट की हम बात करते हैं। प्लूरलिटी के भी देखो दो कंपोनेंट्स हैं। प्लूरलिटी का पहला कंपोनेंट है इक्वालिटी और दूसरा कंपोनेंट है डाइवर्सिटी, डिस्टिंक्शन। पहले इक्वालिटी की बात करते हैं। इक्वालिटी का मतलब है सेमनेस, यानी एक रूपता। हना आरेंट के हिसाब से हर एक ह्यूमन बीइंग इक्वल है, यानी सभी ह्यूमन बीइंग्स आपस में इक्वल हैं, सामान्य हैं, बराबर हैं। लेकिन इसके साथ साथ ध्यान दीजिएगा यहाँ पे प्लूरलिटी का दूसरा कंपोनेंट डाइवर्सिटी डिस्टिंक्शन क्या कहता है? डाइवर्सिटी डिस्टिंक्शन ये कहता है
ह्यूमन बींग्स देखो वैसे तो बराबर हैं, लेकिन हर एक ह्यूमन बींग अपने आप में यूनिक है, अलग है। आप किसी एक ह्यूमन बींग को दूसरे ह्यूमन बींग से रिप्लेस नहीं कर सकते। हर एक ह्यूमन बींग के पास अपना टैलेंट है, हर एक ह्यूमन बींग के अपनी अलग सोच है, अपनी अलग थिंकिंग है, अलग आदतें हैं। आप एक ह्यूमन बींग को दूसरी ह्यूमन बींग से रिप्लेस नहीं कर सकते। समझ गए? दो कंपोनेंट्स हैं प्लूरलिटी के। पहला कंपोनेंट इक्वलिटी, यानी सभी ह्यूमन बींग्स आपस में बराबर इक्वल हैं। ऐसा नहीं कि किसी ह्यूमन बींग का स्टेटस बहुत ज़्यादा है, जैसे एरिस्टोटल कहा करते थे कुछ लोग मास्टर हैं, कुछ लोग स्लेव हैं। हन्ना आरेंट के हिसाब से ऐसा कुछ नहीं है। हन्ना आरेंट ने इतना जरूर कहा कि आप एक ह्यूमन बींग को दूसरे ह्यूमन बींग से रिप्लेस नहीं कर सकते। हर एक ह्यूमन बींग की अलग सोच है, अलग आदतें हैं, अलग टैलेंट है, अलग स्किल है। आगे हन्ना आरेंट के द्वारा जवाब भी दिया जाता है प्लूरलिटी की आवश्यकता क्यों है। हन्ना आरेंट देखो कहती हैं फ्रीडम को रियलाइज करने के लिए प्लूरलिटी चाहिए। अगर इंसान इंडिविजुअल रूप से रहेगा, अकेला अकेला रहेगा, तो फ्रीडम कैसे रियलाइज करेगा। दूसरों की कंपनी में ही फ्रीडम को रियलाइज किया जा सकता है। जैसे देखो एक पेंटर को, यानी एक आर्टिस्ट को ऑडियंस चाहिए अपनी पेंटिंग दिखाने के लिए। क्या ऑडियंस के बिना वो आर्टिस्ट पूरा होगा, कंप्लीट होगा? नहीं। ऑडियंस के बिना एक आर्टिस्ट अधूरा है। उसी प्रकार से हमें हमारे विचारों को एक्सप्रेस करना है, तो हमें भी तो लोग चाहिए ना जिनको हम अपने विचारों को बता सकें। तो हन्ना आरेंट कहती हैं एक्शन विदाउट ऑडियंस कैरीज नो सिग्निफिकेंस, यानी ऑडियंस के बिना एक्शंस की कोई सिग्निफिकेंस नहीं है। एसेंस देखो इन सब बातों का एक ही निकलता है कि सब लोग आपस में एक दूसरे से एंगेज करें और खास करके सिविक अफेयर्स में पार्टिसिपेट करें। यह सबसे बेहतर है उनके लिए। इन सब बातों का एक ही एसेंस निकलता है। तभी वो बार बार इस बात पे फोकस करती हैं कि अकेला पर्सन कुछ नहीं कर सकता। जब वो बाकी लोगों के साथ मिलकर चलता है, एक दूसरे के साथ एंगेज करता है, तो ये ट्रू पावर है हन्ना आरेंट के हिसाब से। इसके बाद कंसेप्ट आएगा पावर का। उस कंसेप्ट में हन्ना आरेंट साफ तौर पे बोलती हैं कि विभिन्न लोग जब मिलके एक्ट करते हैं वो पावर है। इसके बाद उसी कंसेप्ट को हम डिस्कस करेंगे कि पावर को कैसे एक्सप्लेन किया जाता है हन्ना आरेंट के हिसाब से। फिलहाल देखो प्लूरलिटी की आवश्यकता के बारे में हन्ना आरेंट ये कहती हैं इस वर्ल्ड में मैन रहते हैं, मैन नहीं रहते। मैन का मतलब है यहाँ पे बहुत सारे लोग एक साथ, यानी बहुवचन, और मैन का मतलब है एक इंडिविजुअल। फिर से हन्ना आरेंट उसी बात पे फोकस करती हैं एक सिंगल मैन की अपने आप में कोई औकात नहीं है, मायने नहीं रखता सिंगल मैन क्या कर रहा है। जब बहुत सारे लोग आपस में एंगेज करते हैं, मिल के काम करते हैं, कंसर्टेड एक्शन लेते हैं, तो ये एक पावर है। तो इस चीज़ पर फोकस किया जाता है हन्ना आरेंट के द्वारा। इसीलिए प्लूरलिटी की आवश्यकता है। तो ये हमने हन्ना आरेंट के पूरे कंसेप्ट को समझा, एक्शन क्या है। सबसे पहले हमने डिस्कस किया एरिस्टोटल के विचारों से प्रभावित होकर हन्ना आरेंट भी एक्शंस को शुरुआत में दो पार्ट्स में डिवाइड करती हैं। कौन कौन से दो पार्ट्स में डिवाइड करती हैं हन्ना आरेंट एक्शंस को? वीटा एक्टिव और वीटा कॉन्टेम्पलेटिव, यानी एक्शन एंड थिंकिंग। हन्ना आरेंट के हिसाब से थिंकिंग बिल्कुल भी इंपॉर्टेंट नहीं है, एक्शन इंपॉर्टेंट है। तो वीटा एक्टिव को आगे हन्ना आरेंट तीन पार्ट्स में फर्दर डिवाइड करती हैं, लेबर, वर्क और एक्शन। हन्ना आरेंट के हिसाब से लेबर लोएस्ट लेवल ऑफ ह्यूमन एक्टिविटी है, वर्क हायर लेवल ऑफ ह्यूमन एक्टिविटी है, और एक्शन यानी विभिन्न ह्यूमन बींग्स आपस में एंगेज करते हैं, पॉलिटिक्स में पार्टिसिपेट करते हैं मिलके, ये हाईएस्ट लेवल ऑफ ह्यूमन एक्टिविटी है। उसके बाद एक्शन को भी हन्ना आरेंट दो पार्ट्स में, दो कंपोनेंट्स में डिवाइड करती हैं। कौन कौन से दो कंपोनेंट्स हैं? फ्रीडम और प्लूरलिटी। फ्रीडम क्या है? कैपेसिटी टू डू समथिंग न्यू। और प्लूरलिटी क्या है? दो कंपोनेंट्स हैं, इक्वलिटी और डाइवर्सिटी डिस्टिंक्शन। इक्वलिटी का मतलब सेमनेस और डाइवर्सिटी डिस्टिंक्शन का मतलब हर एक ह्यूमन बींग के यूनिक फीचर्स हैं, हर एक ह्यूमन बींग की अपने आप में इंपॉर्टेंस है, एक ह्यूमन बींग दूसरे को रिप्लेस नहीं कर सकता। उसके बाद हन्ना आरेंट ये समझाती हैं प्लूरलिटी की आवश्यकता क्यों है। तो ये हमने पूरा समझ लिया, अब आपके दिमाग में बिल्कुल छप गया होगा। अब हम हन्ना आरेंट के नेक्स्ट कंसेप्ट की बात करते हैं, जो कि है पॉलिटिक्स एंड पावर। क्या कुछ बोला जाता है हन्ना आरेंट के द्वारा पॉलिटिक्स के बारे में और पावर के बारे में। पॉलिटिक्स के बारे में हन्ना आरेंट कहती हैं ये मोस्ट इंपॉर्टेंट स्फीयर ऑफ ह्यूमन लाइफ है। हन्ना आरेंट के हिसाब से पॉलिटिक्स का संबंध एलीट क्लास के लोगों से नहीं है,
पॉलिटिक्स का संबंध है आम जनता से, लोगों से। हन्ना आरेंट सिविल सोसाइटी के लेवल पे पॉलिटिक्स की बात करती हैं, ना कि स्टेट के लेवल पर पॉलिटिक्स की। हन्ना आरेंट का पावर का जो कंसेप्ट है वो पुराने पावर के कंसेप्ट से अलग है। हन्ना आरेंट डिफरेंस क्रिएट करती हैं। हन्ना आरेंट कहती हैं कि देखो, पावर और फोर्स में डिफरेंस है, पावर और स्ट्रेंथ के बीच डिफरेंस है, और पावर और वायलेंस के बीच डिफरेंस है। ये काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग है। हन्ना आरेंट कहती हैं पावर और फोर्स के बीच में क्या डिफरेंस है। हन्ना आरेंट के हिसाब से फोर्स तो देखो नेचर से संबंध है फोर्स का, पावर का संबंध ह्यूमन बींग से है। जैसे विंड के पास फोर्स है, वाटर के पास फोर्स है, लेकिन ह्यूमन बींग्स के पास फोर्स नहीं होती। ह्यूमन बींग्स के पास होती है पावर। समझ गए? फोर्स जो वर्ड है वो ह्यूमन बींग्स के लिए नहीं इस्तेमाल किया जा सकता। फोर्स जो वर्ड है नेचुरल फेनोमेनन के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है। फॉर एग्जांपल, विंड के पास फोर्स है, वाटर के पास फोर्स है। एसेंस देखो साफ है। हन्ना आरेंट के हिसाब से फोर्स का नाता है नेचर से और पावर का नाता है ह्यूमन बींग से। उसके बाद बारी आती है पावर और स्ट्रेंथ के बीच क्या डिफरेंस है। यहां पर हन्ना आरेंट का कहना है स्ट्रेंथ का नाता देखो इंडिविजुअल से होता है, जबकि पावर का नाता होता है कलेक्टिविटी से। कोई भी इंडिविजुअल स्ट्रोंग हो सकता है या फिर वीक हो सकता है, लेकिन एक इंडिविजुअल अपने आप में पावरफुल कभी नहीं हो सकता। जब बहुत सारे इंडिविजुअल मिलके एक्ट करते हैं, यानी कम्युनिटी बन जाती है, वो कम्युनिटी पावरफुल हो सकती है। समझ गए? फिर से बोलता हूं। हन्ना आरेंट कहती है कि देखो, एक इंडिविजुअल का नाता होता है स्ट्रेंथ से। इंडिविजुअल अपने आप में स्ट्रोंग हो सकता है या फिर वीक हो सकता है, लेकिन एक इंडिविजुअल अपने आप में कभी पावरफुल नहीं हो सकता। सिर्फ और सिर्फ कम्युनिटी पावरफुल हो सकती है। तो यहां पे एसेंस निकालें, कम्युनिटी का नाता है पावरफुल से और इंडिविजुअल का नाता है स्ट्रेंथ से। इसके बाद पावर और वायलेंस के बीच डिफरेंस क्रिएट किया जाता है हन्ना आरेंट के द्वारा। हन्ना आरेंट कहती हैं वायलेंस तो देखो करेक्टरिस्टिक्स है स्टेट का या फिर अथॉरिटी का, जबकि दूसरी तरफ पावर एक करेक्टरिस्टिक्स है सिविल सोसाइटी का। फिर से बोलता हूं, हन्ना आरेंट के हिसाब से सिविल सोसाइटी का करेक्टरिस्टिक्स है पावर, जबकि वायलेंस करेक्टरिस्टिक है स्टेट का। स्टेट के द्वारा वायलेंस प्रैक्टिस किया जाता है और पावर होती है सिविल सोसाइटी के पास। हन्ना आरेंट कहती हैं जब लोग एक दूसरे के साथ मिलकर काम करते हैं तो इसका मतलब है पावर। आगे पावर को डिटेल से एक्सप्लेन करती हैं हन्ना आरेंट। हन्ना आरेंट कहती हैं पावर देखो ना तो किसी पॉलिटिकल ऑफिस में है, ना ही ब्यूरोक्रेसी में है, ना ही पैसे में है, ना ही मिलिट्री के पास पावर है। पावर तो शू जनरिस है, पावर अपने आप इमर्ज होकर आती है। जब लोग एक साथ इकट्ठा होते हैं तो पावर इमर्ज हो जाती है, और जब लोग अपने पर्सनल स्फीयर में वापस चले जाते हैं तो पावर डिसअपियर हो जाती है। ये इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है, याद रखिएगा। हन्ना आरेंट बोलती हैं ना तो पॉलिटिकल ऑफिस में पावर है, ना ब्यूरोक्रेसी में, ना पैसे में, ना मिलिट्री में। पावर तो शू जनरिस है। जब लोग इकट्ठा होते हैं, एक साथ मिलके एक्ट करते हैं तो पावर आ जाती है। लेकिन जब लोग वापस अपने अपने पर्सनल स्फीयर में चले जाते हैं तो इसका मतलब पावर डिसअपियर हो जाती है। पावर को आइसोलेशन में एक्सरसाइज नहीं किया जा सकता। पावर का संबंध है पुलिस से, और पुलिस देखो ऐसा नहीं कि पुलिस कुछ जगह का नाम है, प्लेस का नाम है। पुलिस तो तभी अपीयर होता है जब लोग एक साथ आते हैं। ये लाइंस काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। जब यूपीएससी क्वेश्चन पूछेगी हन्ना आरेंट का पावर का कंसेप्ट क्या है, तो आप ये सब चीजें लिखोगे कि हन्ना आरेंट के हिसाब से पावर किसी पॉलिटिकल ऑफिस में नहीं है, मिलिट्री में नहीं है, ये एक सू जनरिस है। यानी जब लोग एक साथ इकट्ठा होते हैं तो पावर आ जाती है, लोग वापस डिस्पर्स हो जाते हैं, अपने पर्सनल स्फीयर में चले जाते हैं, पावर चली जाती है। पावर को आइसोलेशन में एक्सरसाइज नहीं किया जा सकता। पावर का संबंध पुलिस से है। पुलिस एक जगह का नाम नहीं है। पुलिस तभी अपीयर होता है जब लोग एक साथ आते हैं। तो इस प्रकार से हमने हन्ना आरेंट के पूरे कंसेप्ट को समझा पावर के बारे में। अब देखो हन्ना आरेंट का नेक्स्ट कंसेप्ट आता है हन्ना आरेंट थ्योरी ऑन रेवोल्यूशन। हन्ना आरेंट का एक काम है ऑन रेवोल्यूशन। उस वर्क में हन्ना आरेंट बात करती हैं रेवोल्यूशन के बारे में। मार्क्स के जो विचार हैं रेवोल्यूशन के बारे में उनसे बिल्कुल अलग हैं हन्ना आरेंट के विचार। मार्क्स क्या कहते हैं रेवोल्यूशन के बारे में? मार्क्स तो यही बोलते हैं ना कि जब वर्कर्स का बहुत ज़्यादा शोषण होता है कुछ प्रिविलेज्ड लोगों के द्वारा,
यानी कैपिटलिस्ट लोगों के द्वारा, तो तंग आके वर्कर्स रेवोल्यूशन करते हैं और इकोनॉमिक रिसोर्सेज पर कब्जा कर लेते हैं। ये बात कही गई मार्क्स के द्वारा। लेकिन हना आरेंट कहती हैं ऐसा कुछ नहीं है। एक्चुअल में बहुत सारे लोग मिल के एक्ट कर रहे थे रेवोल्यूशन में कॉमन पर्पस के लिए। समझ गए? हना आरेंट बार बार इसी बात पे फोकस करती हैं। हना आरेंट कहती हैं कि बहुत सारे लोग मिल के एक्ट कर रहे थे रेवोल्यूशन में एक कॉमन पर्पस के लिए। पर्पस था पब्लिक प्लेसेस पर कब्जा करना, यानी पब्लिक प्लेसेस में पार्टिसिपेशन। इसके लिए लोग रेवोल्यूशन लेके आए। तो हना आरेंट पॉलिटिकल एस्पेक्ट पे फोकस करती हैं, जबकि मार्क्स इकोनॉमिक एस्पेक्ट पर फोकस करते हैं। हना आरेंट दो रेवोल्यूशंस को आपस में कंपेयर करती हैं, एक तरफ अमेरिकन रेवोल्यूशन और दूसरी तरफ फ्रेंच रेवोल्यूशन। हना आरेंट तारीफ करती हैं अमेरिकन रेवोल्यूशन की। हना आरेंट कहती हैं अमेरिकन रेवोल्यूशन के बाद पॉलिटिकल फ्रीडम आई यूएसए में, लेकिन फ्रेंच रेवोल्यूशन में सोशो इकोनॉमिक वेलबींग पर ज़्यादा फोकस किया गया, पॉलिटिकल फ्रीडम पे फोकस नहीं किया गया। तो इसका नतीजा ये निकला, फ्रेंच रेवोल्यूशन के बाद ऑथोरिटेरियनिज्म इस्टेब्लिश हो गया फ्रांस में। क्योंकि देखो फ्रेंच रेवोल्यूशन में सोशो इकोनॉमिक वेलबींग पे ज़्यादा फोकस किया गया था, इकोनॉमिक राइट्स पे ज़्यादा फोकस किया गया था। इसकी वजह से लोगों ने वेलफेयर के नाम पर पावर्स सौंप दी स्टेट के हाथों में। ये गलत हुआ और इससे ऑथोरिटेरियनिज्म इस्टेब्लिश हो गया। हना आरेंट आगे ये भी बोलती हैं अमेरिकन रेवोल्यूशन जो है वो टेल ऑफ फ्रीडम है, और फ्रेंच ऑफ रेवोल्यूशन को क्रिटिसाइज करती हुई हना आरेंट कहती हैं ये टेल ऑफ नेसेसिटी है। ये वर्ड्स जरूर इस्तेमाल कीजिएगा। अमेरिकन रेवोल्यूशन की तारीफ की जाती है हना आरेंट के द्वारा, कहती हैं ये टेल ऑफ फ्रीडम है, और फ्रेंच रेवोल्यूशन को क्रिटिसाइज करती हुई कहती हैं ये टेल ऑफ नेसेसिटी है। हालांकि देखो पूरी तरह से संतुष्ट भी नहीं है हना आरेंट अमेरिकन रेवोल्यूशन से। हना आरेंट के द्वारा कहा जाता है अमेरिकन रेवोल्यूशन के बाद अमेरिका में रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी तो इस्टेब्लिश हुई, लेकिन लोगों का पार्टिसिपेशन डेमोक्रेसी के अंदर फिर भी कम रहा। तो पूरी तरह से सहमत नहीं है, पूरी तरह से आप कह सकते हो संतुष्ट नहीं है हना आरेंट अमेरिकन रेवोल्यूशन से। इस प्रकार से हमने हना आरेंट की थ्योरी ऑफ रेवोल्यूशन को डिस्कस किया। अब हम हना आरेंट की लास्ट थ्योरी के बारे में बात करते हैं, पेनल्टी ऑफ एविल। देखो एडोल्फ इचमैन, जो ये तस्वीर आपको दिख रही है बीच में, ये फोटो है एडोल्फ इचमैन की। सेकेंड वर्ल्ड वार के दौरान जो अत्याचार किए जा रहे थे नाजी रेजीम में, यानी हिटलर के द्वारा जर्मनी में जूस के अगेंस्ट, होलोकास्ट के बारे में आपने सुना होगा, वर्ल्ड हिस्ट्री में आपने पढ़ा होगा। तो कंसंट्रेशन कैंप्स में ज्यूज को मारा गया था। तो इस सब ऑपरेशन में, यानी इस नरसंहार में, इस जीनोसाइड में बड़ी संख्या में ज्यूज को मारा गया सिस्टमेटिक ढंग से। इस पूरे ऑपरेशन में एडोल्फ इचमैन नाम के पर्सन का एक इंपॉर्टेंट रोल था। ये एक प्रकार से ब्यूरोक्रेट थे। जैसे ही सेकंड वर्ल्ड वार समाप्त हुआ, जर्मनी हार चुका था, तो ये भाग गए जर्मनी से, काफ़ी सालों तक इधर उधर रह के अपनी जान बचाई, फिर अर्जेंटीना में रहने लगे। 1960 में इजराइल की खुफिया एजेंसी मोसाद ने इनको पकड़ लिया अर्जेंटीना में। इनको लाया गया इजराइल में और इनके खिलाफ मुकदमा चला। अब देखो उसी मुकदमे के बारे में लिखती हैं हना आरेंट। क्या एडोल्फ इचमैन की गलती थी या फिर नहीं की थी? इनका कहना है कि मेरी क्या गलती थी, मैं तो सिर्फ हिटलर के ऑर्डर को फॉलो कर रहा था। अगर मैं हिटलर के ऑर्डर को फॉलो नहीं करता तो ये अपराध माना जाता। हिटलर के ऑर्डर को फॉलो करना मेरी ड्यूटी थी, अगर मैं नहीं करता तो मेरे खिलाफ एक्शन लिया जाता, मेरी गलती नहीं थी। तो इस इशू पर लिखा गया हना आरेंट के द्वारा। उनके वर्क का नाम है इचमैन इन जेरूसलम। अपने इस वर्क में एक फ्रेज दिया जाता है हना आरेंट के द्वारा, पेनल्टी ऑफ एविल। क्या मतलब है इसका? हना आरेंट कहती है देखो हम एक ऐसे समाज में जी रहे हैं, इस समाज में बहुत से ऐसे एक्ट जिनको पास्ट में बुराई माना जाता था, यानी बहुत गलत माना जाता था, लेकिन आजकल ऐसे एक्ट्स को बहुत ज़्यादा नॉर्मल माना जाता है, रूटीन अफेयर में माना जाता है। पेनल्टी का मतलब होता है तुच्छ, मतलब रूटीन का काम। समझ गए? फिर से बोलता हूं, हना आरेंट कहती हैं देखो आज के समाज में
बहुत से ऐसे एक्ट को बिल्कुल नॉर्मल माना जाता है, लोग हैरान नहीं होते उन कामों से, लेकिन पास्ट में उन्हीं कामों को बहुत ज़्यादा गलत माना जाता था, बहुत ज़्यादा बुराई के रूप में माना जाता था। हन्ना आरेंट के हिसाब से जो लोग बुराइयों को कमिट करते हैं वो राक्षस नहीं होते, मॉन्स्टर नहीं होते, ना ही वो सोशियोपैथ होते हैं, मतलब ना ही उनकी पर्सनैलिटी में कोई डिसऑर्डर होता है, वो बिल्कुल नॉर्मल पर्सन्स होते हैं। ईचमैन के बारे में कहा जाता है हन्ना आरेंट के द्वारा, ना तो वो पर्सन ब्रिलियंट था और ना ही उसकी पर्सनैलिटी में कोई डिसऑर्डर था, वो सिर्फ एक ब्यूरोक्रेट था। वो प्रमोशन के लिए सब कुछ कर रहा था, यानी हिटलर के आदेशों का पालन किया जा रहा था उसके द्वारा प्रमोशन प्राप्त करने के लिए, और हिटलर के आदेशों के बाद ही उसने इतने सारे ज्यूज को मरवा दिया। उसकी गलती इतनी है कि उसने हिटलर के आदेश पर क्वेश्चन नहीं उठाया, उसको क्वेश्चन उठाना चाहिए था हिटलर के आदेशों पर। हन्ना आरेंट के हिसाब से ये समाज की भी गलती है। समाज में होता क्या है, ओबीडियंस का कल्चर इनकलकेट किया जाता है लोगों में। क्वेश्चन जब कोई उठाता है तो उस एक्टिविटी को अच्छा नहीं माना जाता, बस यही एक्सपेक्ट किया जाता है सबसे कि आप सिर्फ ओबे करो, कोई क्वेश्चन ना करो। सबसे बड़ा मेन फॉल्ट ईचमैन का ये था, एडोल्फ ईचमैन का, कि उस पर्सन ने अपनी इमेजिनेटिव कैपेसिटी को लूज कर दिया। वो समझ ही नहीं इसका कि जो एक्शंस उसके द्वारा किए जा रहे हैं, यानी हिटलर के आदेशों का पालन वो करवा रही हैं, उसके मोरल कंसिक्वेंसेस क्या होंगे। हन्ना आरेंट के हिसाब से उस पर्सन के पास सोचने की क्षमता तो थी, लेकिन उस कैपेसिटी को एक्सरसाइज नहीं किया गया ईचमैन के द्वारा। वो एक इनोसेंट मैन है, निर्दोष है हन्ना आरेंट के हिसाब से ईचमैन, क्योंकि उसने सारे ऑपरेशंस को अंजाम दिया बिना सोचे समझे। मोरल जजमेंट्स नहीं थी ईचमैन के पास, वो सिर्फ हिटलर के आदेशों की पालना करवा रहा था। तो इस पूरे सिनेरियो में एडोल्फ ईचमैन की गलती नहीं है, वो निर्दोष है, ऐसा बोला जाता है हन्ना आरेंट के द्वारा। लास्ट में हन्ना आरेंट एक बात ये भी बोलती हैं कि देखो, कोई बुराई बैनल तब बन जाती है, बैनल मतलब रूटीन अफेयर, तब बन जाती है जब लोग उसके बारे में सोचना बंद कर देते हैं। आप एग्जाम्पल ले सकते हो सती प्रथा का। सती प्रथा के बारे में लोगों ने सोचना ही बंद कर दिया, भाई किसी पर्सन की आप जान ले रहे हो, इसके कंसिक्वेंसेस क्या होंगे। तो इसीलिए एक समय ऐसा था, इतने बड़े स्केल पे भी नहीं था, लेकिन एग्जाम्पल समझने के लिए समझ सकते हो कि सती एक रूटीन अफेयर बन गया था। तो हन्ना आरेंट ये कहती हैं कोई भी एविल रूटीन अफेयर यानी बैनल तब बन जाती है, तब लोग सोचना बंद कर देते हैं उसके बारे में, उस बुराई में पार्टिसिपेट करने लगते हैं, उसे जस्टिफाई करने लगते हैं बेकार के रीजन से। तो उस समय बड़ी बड़ी एविल्स भी नॉर्मल रूटीन अफेयर बन जाती हैं। इसलिए थिंकिंग पे इंपॉर्टेंस देने की बात कहती हैं हन्ना आरेंट। यहाँ पे देखो उनके विचारों में इनकंसिस्टेंसी है। शुरुआत में जब वीटा कंटेम्पलेटिव और वीटा एक्शन, तो वीटा एक्शन पे फोकस किया जाता है हन्ना आरेंट के द्वारा, और कहती हैं वीटा कंटेम्पलेटिव इंपॉर्टेंट नहीं है, थिंकिंग इंपॉर्टेंट नहीं है। लेकिन बाद में वो काम उनका पहले का है, ऑन ह्यूमन कंडीशंस और पेनल्टी ऑफ एविल, ये काम उनका बाद का है। इस काम में हन्ना आरेंट थिंकिंग पे फोकस देने की बात कहती हैं। वो कहती हैं थिंकिंग बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, अगर थिंकिंग नहीं होगी तो कोई एविल बैनल बन जाएगी, यानी एविल रूटीन अफेयर बन जाएगी। तो ये पूरा कंसेप्ट है हन्ना आरेंट का पेनल्टी ऑफ एविल का। तो इस प्रकार से हमने हन्ना आरेंट की सभी थ्योरीज को डिस्कस किया। फिलहाल इस डिस्कशन में इतना ही है। थैंक यू वेरी मच फॉर डिस्कशन।